संदीप रिकॉर्ड कर। बैठो। क्या रहा परफॉर्मेंस? हैं? अच्छा नहीं है? क्यों? क्या वजह है नेगेटिव होने की? वो जानते हैं लेकिन नहीं जानते। पहले वाले टेस्ट से डिफिकल्ट थे क्वेश्चन? ठीक थे, आसान थे, उससे इजी था तो आना चाहिए था 150। हाईएस्ट तो मेरे ख्याल से 90 ही है, हाईएस्ट मार्क्स तो 90 ही है। 90 में तो होगा नहीं, 90 अगर आएगा मार्क्स तो नहीं होगा ना, 95 के ऊपर होना चाहिए। और क्या दिक्कत आई है? अपनी तैयारी करने और प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें कहाँ गैप दिख रहा है? या ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, या पढ़ कुछ और रहे हैं क्वेश्चन कुछ और आ रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है? हैं? क्या बना हुआ है? भाषा की वजह से। क्यों, भाषा क्या खराब है बहुत? हाँ, तो भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। भाषा तो यूपीएससी की मोर और लेस ऐसी ही होती है ना, क्लिष्ट तो होती ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और जो पढ़ रहे घर पर वहीं से क्वेश्चन है, या क्वेश्चन का दायरा कुछ और है, पढ़ाई कुछ और हो रही है? तो मतलब ये एडवांटेज है ना कि जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है वो ठीक है, पहले से जो प्लान कर रखा है कि यहां से क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। तो और किस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा है? फैक्ट बेस्ड में। फैक्ट में क्या कंफ्यूजन है उसमें? फैक्ट में तो याद है तो ठीक है, नहीं तो हाँ हाँ हाँ, जैसे सर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आया ना, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाला आया, उसमें दो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है वो अंदर है, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया कि करंट जो बेसिक से जुड़ जा रहा है थोड़ा दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया टाइगर रिजर्व, क्रिटिकल टाइगर रिजर्व पढ़ा सपोज अपनी तैयारी में, अब एसेस ये करना है कि कौन सा एरिया उसमें से पूछा जा सकता है। उसमें तो मान लिया 10 पॉइंट होंगे सपोज, तो हर टॉपिक के 10 पॉइंट तो याद नहीं हो सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन उसमें से कौन सी चीज पूछी जा सकती है, इस पर फोकस, उसको पहचानने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे उस प्रश्न को सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी पूछा जा सकता था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन से प्रावधान है, उसमें एक होता क्रिटिकल टाइगर रिजर्व, नहीं, लेकिन वो इन जनरल सबका ध्यान जाएगा कि इन्वायरमेंट अगर पढ़ना है तो इन्वायरमेंटल लॉज भी पढ़ा जाना चाहिए, सारे लोगों का माइंडसेट तो वही होगा। लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ से कुछ बातें ऐसी निकाल ली गई जो लॉ से जुड़ रही हैं, है ना, तो वो बारीकी जिसको कहते हैं ना, उस पर ध्यान जाने की जरूरत है। अच्छा, और कोई ऐसा प्रश्न है जो बहुत डिफिकल्ट या बहुत कंफ्यूजिंग लगा है? तो नहीं होना चाहिए, है ऐसा कोई? क्या स्कोर है तुम्हारा? पढ़ा नहीं है सर, 1 महीना लगेगा पूरा पढ़ने में। नहीं, स्कोर से मुझे मतलब नहीं है, स्कोर तो जो भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ के स्कोर से क्या मतलब है? यहाँ यह देखा जाएगा कि जो पूछा ना मैंने कि जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन है, या पढ़ाई का डायरेक्शन कुछ और है, क्वेश्चन कहीं और से है, ये सबसे खतरनाक होगा। अगर क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, इसका मतलब है कि पढ़ाई की दिशा ठीक है। अब देखना यह है कि उस पढ़ाई में कौन सी चीज फोकस्ड होनी चाहिए, है ना, और बारीकियां उसमें से पकड़ने की जरूरत है। तो बारीक चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा है, इसका मतलब।
ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, ओवरशूट डे पढ़ा इसको, अर्थ ओवरशूट डे। ये सही हुआ है सबका? अच्छा, अटेम्प्ट नहीं किया था। आएंगे, महासागर भी आएंगे, आते हैं ना। दैट इज व्हाट, वही अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले क्या कहा कि हम पढ़ सब रहे हैं, बारीक चीजों पर ध्यान नहीं है, वो मिस कर रहा है, वो उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे अभी जो कंफ्यूजन कहा ना, एटमॉस्फेरिक, उस शब्द आ गया एटमॉस्फेरिक तो ध्यान चला गया वायुमंडल, महासागर उसमें होगा नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत बारीक सी चीज है, बहुत बारीक सी चीज है। अगर मान लें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ गया, देन दैट विल क्रिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ओशंस, नहीं? तो अगर नाम है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, तो इट इज ए वॉच डॉग, निगरानी रख रहा है एटमॉस्फेयर पर। इट डज नॉट स्टडी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं उस पर निगरानी रख रहा है। तो महासागर का तापक्रम अगर बढ़ा, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट एटमॉस्फेयर एंड वाइस वर्सा। तो अगर निगरानी रख रहा है तब तो वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर केवल उसका अध्ययन करता तब वायुमंडल तक सीमित हो जाएगा, नहीं? ये है ना, बारीक चीज है। तो अगर एटमॉस्फेरिक वॉच समझ में आ रहा है तो वह पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो ये लगेगा कि स्टेटमेंट 2 जो है यह सही हो ही नहीं सकता, है ना? तो जहां उसमें लिखा है महासागर तो हमें लगेगा कि नहीं, तो हो ही नहीं सकता, वायुमंडल में महासागर कहां से आ गया? बट दैट इज व्हाट दी माइन्यूट थिंग्स आर, उसी पर नजर जानी चाहिए। बहुत घातक है, बहुत घातक। क्योंकि वहां कंफ्यूजन तभी होगा, जैसे मान लिया दो जगहों पर कंफ्यूजन हो गया, 2 ऑप्शंस में, इसका मतलब है कि बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों में। इसका अर्थ यह नहीं है कि योर कॉन्सेप्ट इज बैड, इसका अर्थ यह है कि हम उसकी बारीकियों को नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन रह रहा है। वहां पर अगर गेस करेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसमें छोड़ा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर ध्यान यह रखना है कि कितना छोड़ा जाए। लगता है 25 से बन रहा है 100 में, नहीं, तब तो कोई उपाय ही नहीं गेस करने के अलावा। अगर 100 में 25 ही आता है तो फिर क्या विकल्प है उसके बाद? तब तो फिर 75 गेस करना ही पड़ेगा ना। ये तो वहां होता है कि 50 बन रहा है, मैं 5 का रिस्क ले रहा हूं, हाँ, लेकिन 25 बन रहा है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, तब क्या करेंगे उसमें? और इस क्वेश्चन और पहले वाले टेस्ट के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिखा है? कितना? 29। मेरे साथ दिक्कत क्या है इसमें, जैसे मुझसे कहा जाता है ना कि क्वेश्चन का डिस्कशन कर दीजिए, तो क्या डिस्कस करेंगे? तो अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, तो क्या डिस्कस करना है इसमें? मेरे हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आंसर ठीक हुआ होगा, नहीं? डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी है, सब लोग टिक कर लीजिए। क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि में सर जो है ना, ये 5 वाले को मैंने सही किया, जैसे ये 1 में शामिल है ये, और ये जो है ना नंबर 1 में शामिल के अंदर ना, वही बात है ना, फिर वही बात वही आ रही है कि यू हैव टू बी, योर आईज मस्ट बी वेरी पेनिट्रेटिंग, बहुत तीक्ष्णता चाहिए आंखों में, ढूंढ कर निकालने वाली।
सीधा सीधा जो क्वेश्चन होता है वो तो बन ही जाएगा, वो तो सबसे बन जाएगा, उसमें तो एज नहीं ले सकते। एज ऐसे ही क्वेश्चन में लिए जा सकते हैं जो बारीक हैं, जहां मैक्सिमम लोगों से गलतियां होंगी। किसका आंसर तो दिया गया होगा। बालिका शिक्षा नहीं है, कमजोर वर्ग नहीं है, ग्रीन ग्रोथ है, क्षमताओं की पहचान है, अनलीशिंग पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ग्रीन ग्रोथ है, यूथ पावर है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल सेक्टर है, 3 तो है ही नहीं इसमें, समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, ये 3 तो है ही। ग्रीन ग्रोथ है, उसके बाद यूथ पावर है, क्षमता की पहचान है, और वित्त का क्षेत्र है। 4 और हो जाएंगे, 7 हो गया सप्तऋषि। ठीक है, जो चौथा और 5वां ऑप्शन दिया गया है उसमें कंफ्यूजन इसलिए होगा या हुआ होगा कि बालिका शिक्षा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो लगेगा कि अगर बजट में समावेशी विकास ऊपर है तो कमजोर वर्गों का कल्याण होना ही चाहिए, लेकिन जब समावेशी विकास लिख दिया, कमजोर वर्गों के कल्याण को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, तो उसमें बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले वाले प्रश्न में अभी के प्रश्न में? नहीं, वो नहीं, प्रश्न के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस दिख रहा है? फॉर्मेट में क्या डिफरेंस दिख रहा है? 41 सिंह चतुर्मुख। निर्माण कराएंगे तो अशोक के काल में चलेगा। अब इसके बाद में अशोक के बारे में। हाँ, और कहाँ है जहां बहुत सीवियर कंफ्यूजन हुआ है? इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे बनाए हैं मैंने जहां पर यह ध्यान दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी चीज पढ़ेंगे तो बहुत छोटा सा शब्द भी उस पर गौर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52, विश्व आर्थिक लीग तालिका, इसमें लिखा है कि ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2050 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। समस्या क्या है इसमें कि बहुत सारे लक्ष्य 2025 तक हैं, बहुत सारे 30 तक हैं, 2050 है, एनर्जी ट्रांजिशन इज 2070, है ना। इसका मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में वर्ष अलग अलग निर्धारित है, तो वर्ष पर प्रश्न जरूर बनेगा। वहीं इसमें परिवर्तन किया गया है, 2037 है वह, लेकिन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के पीछे यह मैसेज देना है कि जब भी ऐसे टारगेट्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, टॉपिक्स, उसमें उन चीज़ों पर भी ध्यान होना चाहिए, है समझ में। ये तो बाकी तो ब्रॉडली तो याद है ही, लेकिन अगर एक ही शब्द इसमें परिवर्तित है ना, भविष्यवाणी है ही उसकी, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा ये भी कहा है उसने, केवल ईयर का डिफरेंस है। 2037 की जगह पर 50 लिख दिया गया है, तो पढ़ने में वो ध्यान नहीं रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं कि तीसरी महाशक्ति बन जाएगा, ये हमारा ध्यान रहेगा पढ़ाई करने के दौरान। वर्ष हमने उस पर वर्ष पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह के प्रश्न कुछ वैसे ही बनाए गए हैं जानबूझकर। दूसरा क्या है कि पेरिस नहीं है यह, इट इज लंदन बेस्ड, लंदन बेस्ड है वह। अब इसमें मैंने आर्थिक लीग की भविष्यवाणी को टच ही नहीं किया है। इस प्रश्न की खासियत क्या है, इसने उन 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? आर्थिक लीग की रिपोर्ट पढ़ेंगे अगर, उसके मेन पॉइंट्स हैं 10, वो तो पढ़ लेंगे हम, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है बहुत स्वाभाविक है कि उस पर बहुत गहराई से ध्यान नहीं देंगे। तो उन चीजों को पिकअप कर लिया गया है जिसको छात्र आमतौर पर इग्नोर करता है।
दैट इज द मेथड टू टेस्ट योर इग्नोरेंस ऑल्सो। नहीं, अब वो पढ़ा सब था, 10 पॉइंट याद थे, लेकिन ये 2 मिस्टेक हो गया तो एक क्वेश्चन हाथ से चला गया ना उस तरीके से। तो मैसेज यह देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करने की जरूरत, जिसको कहते हैं स्लो रीडिंग। एवरी वर्ड हैज टू बी गिवन फोकस। जो भी पढ़ा जाए, भले 10 चीज कम पढ़ी जाए, वो बहुत नुकसानदेह नहीं होगा। एक्सटेंट को घटाने की जरूरत है। अब तो और नाउ इट इज काउंट डाउन। अब उल्टी गिनती का समय है यह। परीक्षा जिसको देनी है इस वर्ष, उसके लिए उल्टी गिनती है ना। अब हमारे पास नई चीज पढ़ने का तो समय है नहीं और ना उसकी जरूरत है। अब प्रश्न पत्र या तो छप गया होगा या छपने के कंडीशन में होगा। तो अगर हम नई बात पढ़ेंगे भी, आदमी प्रेशर में उस दिन का भी अखबार पढ़ने लगता है। बहुत सारे छात्र देखे हैं मैंने इसे। जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी अखबार देख के जाता है कि आज वाला मत आ जाए, उस प्रेशर की वजह से। तो नई चीज तो पढ़नी है नहीं। अब एक्सटेंट को छोटा करना है, भले कम चीजें पढ़ी जाएं, और बार बार ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि मुझे 55 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 45 मुझे नहीं बनाने हैं। एक्सटेंट छोटा करेंगे तो 45 वाले एरिया में चला जाएगा वह, लेकिन ये 55 में ब्लंडर नहीं होगा। एक अच्छी चीज दिखी है मुझे वैसे रिजल्ट में, देयर इज अ गुड साइन। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैज गॉन डाउन लास्ट टेस्ट की तुलना में। अभी मैं जो देख रहा था बाहर, उसमें एवरेज उसमें 45 आ रहे थे, इसमें एवरेज करीब 35 आ रहा है। तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन 35 आंसर गलत है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। नहीं तो अगर मान लिया 3 टेस्ट, ये दूसरा था ना, 3 टेस्ट में 10-10 और गिरा दें अगर, तो स्थिति सुधर जाएगी। हाँ? तो अब एक्सटेंट को कम करना है। अब कम पढ़ने का समय आया है। ये उल्टा लग रहा होगा मेरी बात। अब पढ़ाई कम होनी चाहिए, अब एसिमिलेशन ज्यादा होना चाहिए, बारीकियों पर ध्यान होना चाहिए। अब जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब उसमें नया कुछ खास ऐड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम भी नहीं है। 7017 ये तो अभी कराया है मैंने क्लास में यूवी का, तो बहुत सिंपल सा। अच्छा 17 है, सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीधे सीधे परिभाषा। उस दिन भी कहा था मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परिभाषा होंगी। हेडलाइन में ही शामिल होगा ना, कोर में नहीं होता। कोर में नहीं होगा ना, एनर्जी तो हेडलाइन ही होगी। ये तो सीधे सीधे परिभाषा है, स्ट्रेट अवे डेफिनेशन है यह। तो टर्मिनेटर जोन बताया तो था उस दिन क्लास में, कुछ क्या टर्मिनेटर जोन बताया अभी क्लास में उस दिन। टर्मिनेटर जोन इज द मिड लाइन बिटवीन डार्कर एंड ब्राइटर साइड ऑफ एन एक्सोप्लैनेट। किसी बाह्य ग्रह के अंधेरे और उजाले वाले क्षेत्र के बीच की रेखा है वह, उसको कहते हैं टर्मिनेटर जोन, है ना। एक्सोप्लैनेट जो हमारे सौर मंडल से बाहर है, हमारे सौर मंडल से जो बाहर है वो बाह्य ग्रह हो गया। उसकी खासियत यह होती है कि वो उसका एक फेस उस स्टार की तरफ होता है 24/7 जिसकी वो परिक्रमा कर रहा है, और दूसरा जो भाग होगा वो हमेशा अंधेरा रहेगा। तो नीदर इट इज टू हॉट नॉट टू कोल्ड, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको टर्मिनेटर जोन कहते हैं। दैट इज सुटेबल फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। यह अनुमान लगाया गया है कि वहां पर द्रव के रूप में जल उपस्थित हो सकता है और जीवन भी उपस्थित हो सकता है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमल टेम्परेचर है वह, इसलिए।
जैसे यूनिवर्स से क्वेश्चन आने लगे हैं अब, पहले तो आमतौर पर नहीं आते थे, लेकिन यूनिवर्स में भी बारीकियां देखनी है उसकी। जैसे मान लिया अर्थ के बारे में पढ़ा है, तो अर्थ के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग आमतौर पर? टेल मी। ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो अर्थ में किस तरह की चीज पढ़ते हैं हम लोग? मैं चूंकि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। जैसे एक तो उसका पढ़ते होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ते हैं? उसकी संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर, गैसियस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। और क्या पढ़ते हैं उसमें? टेम्परेचर का वेरिएशन भी पढ़ते होंगे। ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे तो टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, है? अच्छा, वेदर एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, यही ना? अच्छा, अगर वायुयान ऊपर उड़ रहा हो और जेट स्ट्रीम मिलती है उसको, वायुयान को क्या करना चाहिए? उसकी दिशा में नहीं, मानने जा रहा है अमेरिका और जेट स्ट्रीम उसके विपरीत दिशा में, तो कैसे दूसरी कहां चला जाएगा? जापान। What a pilot does when he comes across with jet stream, अगर उसकी मुख्य धारा से में घुसेगा हवाई जहाज, it will get damaged, जिसको हम कहते हैं क्लीन एयर डिस्टर्बेंस या क्लीन एयर टर्ब्यूलेंस कहते हैं उसको। जैसे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जितनी भी, दे कम अक्रॉस विद जेट स्ट्रीम, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत होती है। डोमेस्टिक फ्लाइट तो नीचे ही रहेगी ना, इंटरनेशनल फ्लाइट तो बहुत ऊंची उड़ेगी, तो वह उसको जेट स्ट्रीम मिलने की संभावनाएं 99% होती हैं। लेकिन अगर मान लिया उसकी स्पीड तो बहुत है, तो अगर उस स्पीड में टकरा गया फ्लाइट, तो उसके डैमेज हो जाने का खतरा है, मतलब फ्लाइट में क्रैश, राइट? तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है क्लीन एयर। टर्ब्यूलेंस कब होता है? जब वेदर खराब हो, नहीं, क्लाउड बन गया है तो क्रिस्टल है तो टकराएगा तो टर्ब्यूलेंस होगा उसमें। जब क्लीन एयर में टर्ब्यूलेंस होगा, दैट इज मोर डेंजरस फॉर द एयरक्राफ्ट। उस स्थिति में पायलट क्या करता होगा? ये हम अर्थ के एटमॉस्फेयर पढ़ने के समय ध्यान नहीं देते। देते हैं? नहीं देते। हम उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ते ना। जेट स्ट्रीम की क्या विशेषता है? रग्बी वेव्स है, वह मेंडरिंग करती है, और ऐसा माना गया कि हाइपोथेटिकली, ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली, कि 7 क्रेस्ट और ट्रफ में वो पृथ्वी को क्रॉस कर जाएगी। तो ट्रफ बहुत बड़ा होगा, बहुत स्वाभाविक है। अगर मान लिया जेट स्ट्रीम ऐसे बढ़ रही है, इसमें टकरा जाए एयरक्राफ्ट अगर, तो डैमेज हो जाएगा। तो द पायलट सडनली ब्रिंग्स इट डाउन टू द ट्रफ, उसको ट्रफ में ले आता है। जब वो ट्रफ के निचले पोर्शन से टकराने की स्थिति में होता है तो उसको ऊपर ले आता है। तो सबसे सुरक्षित एरिया है जो उसका गर्त बनता है जेट स्ट्रीम का, उसमें फ्लाइट्स आर वेरी कंफर्टेबल, जर्क नहीं होगा, टर्बुलेंस नहीं होगा। और तो पायलट्स हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट? अब मान लिया ये कहा जाए कि अगर वायुयान कोई उड़ रहा हो और जेट स्ट्रीम अगर बीच में आ रही है, तो वायुयान की रक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए उसे? ये हम नहीं पढ़ते ना आमतौर पर। दिस व्हाट ऑब्जर्वेशन इज, हमने नहीं, वो अंदाजा लगाने की तो बहुत टेक्निक है उसके पास। और दूसरा क्या है कि हैज टू बी वेरी कॉशियस, हैज टू बी वेरी कॉशियस। उसको अंदाज लगाना पड़ेगा उस तरीके से, नहीं तो उसके साथ 400 यात्री हैं, आधी यात्रा तो पूरी हो ही गई है ऊपर जाने वाली। मान लिया 80,000 फीट पर उड़ रहा है, तो 1,000 ऊपर और जाने की जरूरत है ना। तो 400 यात्री, 450 यात्री अगर उसके पास हैं, देन ही हैज टू बी वेरी कॉशियस, और वो अंदाजा लगा लेता है उतना, राइट? तो उसके एप्लीकेशन पर गौर करने की जरूरत है। जैसे प्रशासक को भूगोल की समझ है, मान लिया जिलाधिकारी जब बन जाएंगे, अभी जो लोग, अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है ना, मान लिया जो डीएसपी बन गया, उसको ये जानने की क्या जरूरत कि अगर नाइट्रोजन 69% होता पर्यावरण में, तो उसके डीएसपी के काम में क्या समस्या आती है?
नहीं आती ना कुछ, तो व्हाई ही शुड लर्न दैट। लेकिन उस जो पढ़ा उसका उपयोग कहां कर सकते हैं हम, दैट इज योर एक्चुअल शार्पनेस। तो ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा है उस पर फोकस करने की जरूरत है। इस सारे क्वेश्चन गलत तभी होते हैं जब हमारा ऑब्जर्वेशन वीक होता है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ लिया है लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया, छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं किया है, तभी वो मिस्टेक होगा। तो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं अगर, चाहे वो अर्थ हो चाहे कोई भी चीज हो, इट हैज टू बी स्टडीड विथ कीन ऑब्जर्वेशन। और क्या इसमें पढ़ा जाना चाहिए। अगर मान लिया हमने यह कहा तापमान घटता है बढ़ता है ऊपर, ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटो में जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है। यह जो फ्लक्चुएशन है ये कहां तक होगा एटमॉस्फेयर में, समतापमंडल में, समतापमंडल में जब पहुंच गया तो स्थिर हो गया, बस फ्लक्चुएशंस नहीं है। समतापमंडल के ऊपर क्या है, आयनोस्फीयर, मध्यमंडल। अच्छा, तो मध्यमंडल में क्या है, टेम्परेचर का कंडीशन कम होगा, बढ़ेगा वहीं से, आयन मंडल में ही आयन मंडल में फिर बढ़ जाएगा। हाँ? नहीं, कम होता जाएगा, क्यों, तो मध्यमंडल क्यों कहते हैं उसको, वो तो मध्य का अर्थ है बीच, और तो मध्य का अर्थ ही बीच, वो तो सबको समझ में आ ही रहा है। Why it is called mesosphere? किसके मध्य में है वह, आयनो और स्ट्रेटोस्फीयर के, हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इज स्टैटिक, समताप नामी है ना, समताप मंडल। और आयनोस्फीयर में क्या है, प्लाज्मा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो बीच में जो कंडीशन होगी, तो अगर वो तापक्रम बढ़ेगा तब आयनोस्फीयर की तरफ जाएगा या घटेगा तब जाएगा, घटेगा तब ऊपर जाएगी। वायु का तापमान कम होगा तो वायु ऊपर जाएगी, नहीं ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो प्लाज्मा स्टेज पर आएगा, तभी प्लाज्मा स्टेज में आएगा। अच्छा, आयनोस्फीयर का क्या यूज है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, और कौन सा आयन होता है उसमें, ऑक्सीजन आयन होता है और नाइट्रोजन का आयन होता है, एक होता है, 3 लेयर होता है, लेकिन भूल गए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, O2 प्लस, आयन का बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, O प्लस, ठीक है। ये मेटल बना दिया इसको, है? ऐसे डबल माइनस कहें, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा यार, यही ना, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की क्षमता है इसमें। तो ये कहां मौजूद है और ये कहां मौजूद है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कहां पर O2 के मॉलिक्यूलर फॉर्म है और कहां एटॉमिक फॉर्म है, आयनोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, राइट। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, what are the factors or what is the factor which transforms molecular oxygen into atomic oxygen in the atmosphere? कौन से कारक ऐसे हैं, अगर तापमान है उसका कारक मान लिया, तो तापमान इतना अधिक होना चाहिए कि वह इसके बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे, तभी ना। O2 में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे, तो इतना तापमान होना चाहिए
तब जाकर वो आयनिक फॉर्म में आएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का आयन और कौन सा आयन है उसमें? हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन आयन। अच्छा, और हाइड्रोजन? वायुमंडल में हाइड्रोजन होता है नहीं होता? नहीं, ऐसे नहीं होता। जलवाष्प होता है। जलवाष्प को कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में? H2O। तो हाइड्रोजन नहीं हुआ, जिस फॉर्म में भी हो हाइड्रोजन तो अवेलेबल है ना। तो अगर H2O है तो उससे हाइड्रोक्सिल आयन बनाया जा सकता है, H+OH बन सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है ही। तो हाइड्रोजन आयन भी होना चाहिए अगर ऐसा तापक्रम हो गया तो, जो जल का अपघटन करा दे। तो हाइड्रोजन लेयर कहां होगा, ऑक्सीजन लेयर कहां होगा, ये हम नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना, ऑब्जर्व नहीं करते उसको। हमने रट लिया है ट्रेडिशनल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद ईश्वर। शुरू किया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ईश्वर। उसके ऊपर ईश्वर है। उसके बीच में गतिविधियां कौन सी हैं, क्या कर रहा है वह, और रेडियो तरंग भी होती है वहां, वो कहां से आती है? आयन मंडल मंडल है ना, वो तरंग कहां से निकलेगी? तरंग के निकलने का तरंग, रेडियो तरंग कैसी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैकेनिकल है, कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडिएशन बेसिकली, ईएम रेडिएशन है। तो रेडिएशन कहीं से स्रोत होगा ना उसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सूर्य से, हाँ, सूर्य के मैग्नेटोस्फीयर से, और वो आती है आयनोस्फीयर में। सूर्य के मैग्नेटोस्फीयर से वो आती है आयनोस्फीयर में, इसमें कई लेयर हैं, ई लेयर, डी लेयर, पढ़ा होगा ना ये सब। और वहां से हम कम्युनिकेशन नेटवर्क में उसका यूज करते हैं, राइट। वहां रेडियो वेव से कम्युनिकेशन करते हैं। नीचे कौन सा वेव होता है? रेडियो स्टेशन में देखा है टावर, माइक्रोवेव टावर होता है, वहां रेडियो वेव है, नीचे माइक्रोवेव है। ये कैसे विरोधाभास हो गया? आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। उसी को नीचे ला के कम्युनिकेशन कराते हैं ना, उसी को नीचे ला के कम्युनिकेशन कराते हैं ना हम रेडियो वेव से। लेकिन ऊपर के रेडियो वेव और नीचे आते हैं तो नीचे माइक्रोवेव का टावर दिखता है हमें। रेडियो या टेलीविजन के स्टेशन पर देखा है अगर, माइक्रोवेव टावर्स है ना, लेकिन अपने आप ही वहां पे स्टोर नहीं होता बा, स्टोर नहीं होता, चूंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं एनोस्फीयर में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऑलरेडी क्रिएटेड है और सघन हो जाती है रेडियो वेव। ऐसा तो सर और वहां तक आते आते खत्म तो नहीं होगा, खत्म कैसे होगा वेवलेंथ? नहीं, खत्म तो नहीं होगा। फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, फ्री चार्ज कहा ना, फ्री चार्ज, हाँ ठीक है। तो वेवलेंथ भी कम है, नो डाउट, एरिया कवरेज कम होगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको रोक लेता है एनोस्फीयर का। इलेक्ट्रिसिटी जहां फ्लो होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, ऑब्वियसली, है ना। मेरा प्रश्न यह है कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन में काम आती है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो नीचे माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं, ये भी ऑब्जर्व नहीं करते हम। थोड़ा सा काम यह करना है, जो भी पढ़ा है ज्योग्राफी में, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो है ही सबने। क्लाइमेट और जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना ज्योग्राफी का, उसको थोड़ा सा साइंटिफिक टच दे दीजिए अभी से। Add some amount of science in that. समझ में आया? जैसे टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप, तो साइंस में टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप पढ़ा होगा, वो कैसा रिलेशनशिप है, वो एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से क्लास 9, 10 की किताब में मिल जाएगा। नहीं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर पढ़ा होगा। गैस लॉस तो पढ़ा ही होगा ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एवोगैड्रोस नंबर, ये सब तो पढ़ा ही होगा सारा। उसी को रिवाइज कर लेना एक बार, उससे ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बारीक बारीक प्रश्न जो आएंगे अगर क्लाइमेट से, साइंस और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से जोड़कर, वो या यूनिवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यूनिवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेट अस नॉट सेग्रीगेट ज्योग्राफी एंड साइंस, है ना। आमतौर पर हमें लगेगा कि बॉयल्स लॉ नहीं पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है? यूपीएससी के पीटी में तो आएगा नहीं कि बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला बताइए, तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं ना। लेकिन बॉयल्स लॉ का जो रिलेशनशिप है उसका तो सीधा सीधा उपयोग है ना क्लाइमेट में, नहीं? तो वो कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज रहेगा तो इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, साइंस के साथ उसको कंबाइन करने की जरूरत है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल एक है कि ओपन योर आईज एंड ऑब्जर्व द थिंग्स। अभी का टाइम वह है, नई चीजें पढ़ने का समय नहीं है अब, नई चीज नहीं पढ़नी है अब, जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त से ज्यादा है। ठीक है, अभी अगर नहीं भी पढ़ा है बहुत सारी चीज, तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नए तरह की तैयारी हो जाएगी 1 महीने में, है ना, वो नहीं होगा। तो जो पढ़ लिया उसको एसिमुलेट करना है और उन्हीं चीजों पर ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ानी है। कौन सा ऐसा केस है 25 कहा, in certain circumstances a finance bill may be introduced in parliament even without the recommendation of the president। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, which of these is are correct? No joint sitting of the 2 houses of parliament shall be held unless the speaker of Lok Sabha has notified it। दूसरा गलत है, पहला सही है। आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117, ऐसे वित्त विधेयक जिसमें किसी कर को घटाने या समाप्त करने का प्रावधान हो, वह इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि उसकी पुनः स्थापना के पूर्व राष्ट्रपति से अनुशंसा नहीं की गई थी। ठीक है, दैट वी कॉल टैक्स। बढ़ाना नहीं, बढ़ाने वाला होगा विधेयक तब तो राष्ट्रपति का, दैट इज अ मनी बिल, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी फाइनेंस बिल। मनी बिल इज ऑल्सो ए फाइनेंस बिल एसेंशियली। तो पहली श्रेणी का जो वित्त विधेयक है वह धन विधेयक है, जिसके लिए तो अनिवार्य है राष्ट्रपति की अनुमति, संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती, ये लिखा है स्पष्ट। दूसरी श्रेणी का जो वित्त विधेयक है उसका अर्थ होता है कि या तो कर को घटा रही हो सरकार या उसको समाप्त कर रही हो। केवल बस इन्हीं 2 आधारों पर जो वित्त विधेयक लाया जाएगा वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज इट हैज द नेचर ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। उसकी प्रकृति साधारण विधेयक की तरह हो गई। तो हालांकि संविधान ने लिखा नहीं है कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अगर वो साधारण विधेयक है तो सरकार अगर चाहे तो उसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा दे सकती है। कराएगी नहीं सरकार, ये ऑब्वियस है कि वित्त की बात है तो जाहिर है लोकसभा ही होगी, लेकिन 117 है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, बट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल्स। 110 में जो उसकी परिभाषा है, हमने मार्जिनल नोट में लिखा है डेफिनीशन। उसका जो शीर्षक है अनुच्छेद 110 का, वो परिभाषा लिखी हुई है धन विधेयक की। वो परिभाषा है नहीं, उसका कंटेंट है, वह परिभाषा नहीं है उसकी, है ना। संचित निधि से धन निकासी है या संचित निधि में धन आना है, क्या क्या कंटेंट होगा उस फाइनेंस बिल में जिसको हम धन विधेयक कहेंगे, उसका उल्लेख है 110 में, जिसको हमने कह दिया है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 में। वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करा देगा कि बिना परिभाषा दिए प्रक्रिया कैसे लिख दी 109 में।
109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है, उसके पहले बताएंगे ना कि धन विधेयक क्या होता है। तो परिभाषा 108 में होनी चाहिए थी ना, तो पहले प्रक्रिया लिख दी और फिर अचानक से ध्यान आया होगा निर्माताओं को कि भूल गए परिभाषा देना, तो 110 में परिभाषा, ऐसा तो होगा नहीं। So it is not actual definition, it is the content of the finance bill. ठीक है, और पहले प्रक्रिया लिखी हुई है कि धन विधेयक को इस रूप में पारित किया जाएगा। अब धन विधेयक में होगा क्या, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो अगले अनुच्छेद में बताएगा एक धन विधेयक में क्या होगा, उस सीक्वेंस में है। तो कॉमन लैंग्वेज में हमने उसको कह दिया है कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, बट दैट इज नॉट डेफिनेशन, दैट इज कंटेंट। और वहां पर केवल एडिशन है, और नए कर का प्रावधान करने वाले वित्त विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, बहुत कॉमन पार्लेंस में जो डेफिनेशन दी जाती है। ऐसा वित्त विधेयक जिसमें नए कर का प्रावधान किया गया हो। नए कर का मतलब नया कर केवल यह नहीं है, अगर हमने 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया, यह भी नए कर में आ जाएगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस किया गया हो। ठीक, अब क्या है कि एक और चीज ऑब्जर्व करने की है। 110(3) जिसको हम मानते हैं कि धन विधेयक को प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। एक वाक्य बनाया जाए कि प्रत्येक धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह वाक्य सही है या गलत? लग तो रहा है सही, है गलत। 110(3) पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें, यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तब लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अगर उस पर क्वेश्चन रेज नहीं किया है हमने, then there is no need of a certification. So all money bills are not certified by लोकसभा स्पीकर। छोटी सी चीज है ना उसमें। यदि यह विनिश्चय हो जाए कि धन विधेयक है या नहीं, तब लोकसभा का निर्णय, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम होगा कहने का क्या मतलब? वहीं से पता चल गया कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर गौर करना है। ये सब ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं उसमें, उसकी भाषा को ऑब्जर्व करना है। यदि ऐसा हो जाए तब, इफ एंड बट हट गया ना उसमें, इसका मतलब इट कैनॉट बी एब्सोल्यूट कि हर धन विधेयक प्रमाणित होगा ही, यह अनिवार्य नहीं है। जिसमें समस्या, जैसे सरकार ने 2% कर बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, और सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनेंस बिल की तरह या मनी बिल की तरह, तो विपक्ष पूछ सकता है इसमें नया कर कहां है? हाउ कैन यू से दैट इट इज ए मनी बिल? जैसे आधार विधेयक, कैसे मनी बिल कहा उसको? क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना सामने। तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड इट इज अ मनी बिल। ठीक, उसमें कहा गया कि 110(1)(g) में क्या लिखा है कि ए से एफ तक जितनी बातें हैं उसके अलावा अगर कुछ है तो जी में कवर हो जाएगा। तो उसके अलावा क्या हो सकता है, ये कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी। तो दिस गिव्स डिस्क्रिशन टू दी गवर्नमेंट। सरकार को विवेकाधिकार देता है, जिसका दुरुपयोग किया सरकार ने। इसी प्रावधान का दुरुपयोग किया है ना। आधार विधेयक को धन विधेयक नहीं होना चाहिए था तकनीकी रूप से, लेकिन हमने धन विधेयक बना के पारित कर दिया चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार का, राइट? तो कहां से उसको संवैधानिक आवरण दे दिया इसमें। तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन को हमने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में ला दिया उसको। तो अध्यक्ष के पास कहने के लिए हो गया। अध्यक्ष तो सत्तारूढ़ दल को ही समर्थन करेगा ना आमतौर पर, तो अध्यक्ष के पास कहने के लिए हो गया बा। ठीक, तो ऑब्जर्व करने की बात, हर जगह वही ऑब्जर्वेशन चाहिए। बस अभी से मेरा सुझाव यही है कि जो भी पढ़ना है उसको बहुत गौर से एक एक शब्द पर नजर जानी चाहिए। ये काम कर दिया ना अगर 1 महीने, तो ब्लंडर अपने आप 50% से नीचे चले आएंगे। 50% घट जाएगा ब्लंडर, एंड देन यू विल बी थ्रू। ब्लंडर रोक दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं ना, मोर और लेस 40 क्वेश्चन तो सारे लोग बना ही देते हैं।
जो भी अच्छे से तैयारी किया होगा जिस छात्र ने भी, इसका 40, 45, 50 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। उसके ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता 30 किया, उसमें से 29 गलत हो गया, वहां पर गड़बड़ी होती है। तो अगर ब्लंडर रोक देंगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और कहाँ है क्वेश्चन, कौन सा? 75। राइट अगेंस्ट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, आत्मविशंसन के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति और गवाह दोनों द्वारा किया जाएगा। गलत है, आर्टिकल 20(3) है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन is available only to the accused, not to the witness. साक्षियों के विरुद्ध, साक्षी पर दबाव युक्त क्वेश्चन पूछ सकता है वकील, अभियुक्त पर दबाव नहीं दे सकता। ठीक। दोहरे जोखिम से सुरक्षा का अधिकार विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू होगा, यह भी गलत है। विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं होता। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर एक्सक्लूडेड। कोर्ट का स्टेटमेंट है कि जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन, वो सदैव न्यायालय या न्यायिक प्रकृति वाले न्यायाधिकरण के समक्ष होना चाहिए, क्वासी जुडिशियल, तभी दोहरा जोखिम लागू होगा। जैसे भ्रष्टाचार का मामला है, स्कैम, तो स्कैम इज क्रिमिनल ऑफेंस है ना। तो हमने, न्यायालय ने दंड दे दिया और विभाग ने सस्पेंड कर दिया, तो यह दोहरे जोखिम का से सुरक्षा नहीं लेगा वह, क्योंकि जो सस्पेंशन है दैट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो आदेश हमेशा न्यायिक प्रकृति का होना चाहिए, तभी दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान लागू होता है। इसलिए यह प्रावधान विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं है। ठीक है। और केवल अभियुक्त के लिए सुरक्षा है, पुलिस कस्टडी के लिए है वह, है ना। 20 क्लॉज 3 अप्लाइज टू पुलिस। अनुच्छेद 20 को याद रखना है, यह भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वह। अनुच्छेद 20 भारत में कहा जाता है, भारत में आपराधिक न्यायिक तंत्र का संवैधानिक आधार है। क्लॉज 1 रिलेट्स टू लॉ, क्लॉज 2 रिलेट्स टू कोर्ट्स एंड 3 रिलेट्स टू पुलिस। 4 अवयव हैं भारत के न्यायिक आपराधिक न्याय तंत्र में। कानून है, विधि, पुलिस, न्यायालय और कारागार, प्रिजन। प्रिजन की चर्चा नहीं है, चूंकि प्रिजन इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसको, जेल प्रशासन, वह एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 20 क्लॉज 3, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो बाकी जो 3 बचे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, लॉ, पुलिस और कोर्ट, तो एक जुड़ता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से, कार्योत्तर विधि। 20(2) हो गया कोर्ट से, दोहरे दंड से सुरक्षा, और 20(3) हो गया कि पुलिस कस्टडी में जो बयान दे रहा है वह, उसको हम दबाव नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल कि ऐसी कोई वस्तु है या पदार्थ है जो उसके स्वामित्व में है और जिसकी अनुपस्थिति या जिसके अभाव में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, तब दबाव दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। जैसे पैटर्निटी टेस्ट करना हो तो डीएनए सैंपल चाहिए, बिना डीएनए सैंपल के इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं। तो पुलिस अगर दबाव देगी उस व्यक्ति अभियुक्त पर, तो अभियुक्त यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे आर्टिकल 20(3) के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आया समझ में? तो एनी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, डॉक्यूमेंट इन द एब्सेंस ऑफ विच इन्वेस्टिगेशन कैनॉट कंटिन्यू, देन द पुलिस हैज द राइट टू इंक्रिमिनेट द अक्यूज्ड। तो 20(3) का अपवाद हो गया यह, धारा 27 साक्ष्य कानून 1872। और अब गवाहों पर तो कर ही सकते हैं, गवाहों को तो दबाव में रख ही सकते हैं। ये सबका सही हुआ क्वेश्चन? ये हुआ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
अच्छा, क्या होगा? हाँ हाँ, ये भी तो निवासी है, लेकिन एक समय के बाद का निवास है। है तो निवासी स्थान, लेकिन एक चरण के दूसरे चरण वाला निवास स्थान है यह। क्या है? वर्टिकल फार्मिंग इज इन वेरियस लेयर्स वर्टिकली क्रिएटेड, विच में बी हाइड्रोपोनिक्स और सॉइललेस एग्रीकल्चर कहते हैं उसको। मृदा विहीन कृषि, जैसे जल कृषि है ना, तो वाटर कॉलम बना दिया हमने वर्टिकल, उसमें कृषि कर दी है। कहाँ लिखा हुआ है? 7। It's a method of growing food crops in vertically arranged layers in an outdoor environment using only natural sunlight. It is being increasingly used in production of poultry and leafy vegetables. होता है ना, मुर्गी पालन के अगर लार्ज स्केल पर देखेंगे तो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इट कैनॉट बी इन एन आउटडोर एनवायरनमेंट, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड इन एनी केस। पहला स्टेटमेंट इस ख्याल से गलत है, दूसरा सही है। हाँ, वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। तो वर्टिकल स्टेक्स बनाएंगे हम, उसमें काम करते हैं, पोल्ट्री का भी और फूड क्रॉप्स का भी। लार्ज स्केल पर अभी बाकी जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो नहीं करते, ठीक है। और बहुत कॉमन सा एग्जांपल है हाइड्रोपोनिक्स, इसमें is one of the good examples of vertical farming, that is hydroponics, जल कृषि। (77) संविधान के किसी भी अस्पष्ट प्रावधान के निर्वचन के लिए सार और तत्व का सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन का प्रावधान साधारण खंड अधिनियम 1897 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, जैसा कि संविधान में ही उपबंध किया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, दैट डॉक्ट्रिन कम्स आउट फ्रॉम 245-246 रेड टुगेदर। अनुच्छेद 245, 246 को साथ पढ़ने से निकलने वाले सिद्धांतों में एक सार और तत्व का सिद्धांत है, विच इज वन ऑफ द प्राइम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्वचन के सिद्धांतों में जैसे एक तो मीमांसा प्रिंसिपल है, एक मैक्सवेल प्रिंसिपल है, एक लिबरल प्रिंसिपल है, एक लिटरल प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है। ये सब निर्वचन के मौलिक सिद्धांत हैं। एक तो वही है 245, 246 से निकलता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, दैट इज द स्टेटमेंट इन अंडर आर्टिकल 367। अनुच्छेद 367 में लिखा है कि संविधान केंद्रीय विधि है भारत की, जिसकी व्याख्या करने की शक्ति साधारण खंड अधिनियम से दी जा रही है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली। नहीं तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि संविधान की व्याख्या किस कानून के तहत की जा रही है। आया समझ में? इसलिए उसको लिखना जरूरी था स्पष्ट भाषा में। तो 367 में उसका उल्लेख है, बताया है ना। साधारण खंड अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, वह वन ऑफ द इंटरप्रिटेशनल स्टैट्यूट कहते हैं उसको, वहीं से आता है। 367 वगैरह कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? डिस्कस भी किया था अपने, इसलिए याद रहेगी। हाँ 367 हाँ हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे संविधान में विदेशी राज्य शब्द का उल्लेख कहाँ है? पाकिस्तान विदेशी राज्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार पाकिस्तान विदेशी राज्य नहीं है। यह स्टेटमेंट अगर मैं दूं प्रश्न में, सारे लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे, ये सही कैसे हो गया। मान लिया कहूं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज नॉट ए फॉरेन स्टेट, और सारे लोग कहें गलत स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा कि ये सही है। कहाँ मेंशन होगा उसमें? कहीं नहीं। 367 ही है।
367 में ही कि राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि कौन विदेशी राज्य है कौन नहीं है। आया समझ में? सो देयर इज नो ऑर्डर सो फार issued by the president declaring Pakistan and Bangladesh as foreign state. That's why dual citizenship does not apply to these countries. दोहरी नागरिकता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू नहीं होती। उनको अनिवासी भारतीय नहीं कहा जाता, because that has been a part of Indian subcontinent. ठीक है, और हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, नागरिकता में पढ़ेंगे तो, कि जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल रूप से परिभाषित भारत है, वहां के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एज ओरिजिनली इंडिया एज ओरिजिनली डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में तो पाकिस्तान था ही नहीं ना, तो भारत ही था, बांग्लादेश भी नहीं था। तो अगर मूल परिभाषा भारत की वहां से आ रही है, देन पाकिस्तान कैनॉट बी ए फॉरेन स्टेट अनलेस एंड अनटिल कि हम उस प्रावधान को रिपील करके नया प्रावधान नहीं कर दें। अब तब तक तो वही लागू रहेगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑब्जर्व कर, लेकिन हम लोग आमतौर पर नहीं पढ़ते ना, उधर उधर वाला कहाँ पढ़ते हैं। तो हमने ऐसे ही मान लिया कि सही खाली बैठे होंगे संविधान निर्माता तो लिख दिया सब, बट दे आर एक्चुअल एप्लीकेशन। 299 के बाद प्रशासनिक व्यवस्था है संविधान में, उसके पहले कानूनी है। आया समझे? फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटिकल, द सेकेंड पार्ट इज स्टैट्यूटरी लीगल एंड द थर्ड पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमारा काम प्रशासन का है ना, तो हम जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको छोड़कर सब पढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर कमीशन ने फोकस करना शुरू किया है, सीधे सीधे जो अनुच्छेद से क्वेश्चन आते थे इधर वाले, तो सब खत्म होते जा रहे हैं अब। नहीं तो पहले स्टेट अवे क्वेश्चन आते थे कि समता का अधिकार कहां है, तो अस्पृश्यता के अंत का अधिकार कहां है। अब क्या है कि सब गवर्नेंस ओरिएंटेड हो गए हैं, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होते जा रहे हैं क्वेश्चन सब, और वो हम पढ़ते नहीं हैं 299 ऑनवर्ड्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अगर आया, मान लिया, तो संविधान में लिखा है कि एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक, मान लिया मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, तो सिलेबस में तो नहीं लिखा है ना कि आपको कौन सा कानून पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, तो है लिखा हुआ नहीं है। उसने लिखा है संविधान, और बहुत साधारण भाषा में लिखा है मुख्य प्रावधान। अब कौन सा प्रावधान मुख्य है ये परीक्षक ही को पता है। तो मान लिया मैंने उसमें देखा कि अच्छा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मैं पूछ दूंगा कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में मूल अंतर क्या है। तो जब मैं पढ़ूंगा आर्टिकल 299, तो हमारा ऑब्जर्वेशनल अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब। तो वहां से वो डिराइव हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, संविदा विधि से वो कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल बुनियादी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उस पर, हमने उसको रट लिया है। तो अगर एक शब्द एक वाक्य आ जाए कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज, और 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो वह 299 भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। तो हमारा, चूंकि प्रशासन का काम क्या होगा, राजनीति भी है प्रशासन से जुड़ने वाली, और कानून भी है। So your study of constitution should be politically guided and legally implemented. दोनों का संबंध नहीं जोड़ेंगे तो संविधान के क्वेश्चन लगते बहुत आसान है, आसान होते नहीं। अब पॉलिटी के क्वेश्चन अब बहुत आसान देख कर लगता है कि सब तो जानकारी है ही, भाषा ऐसी है ना उसकी। तो लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रखा लगेगा कि उससे ज्यादा मैं जानता हूं अध्यक्ष से, लेकिन वो मिस्टेक हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसको ध्यान में रखना है। 299 ऑनवर्ड्स जरूर नजर जानी चाहिए। ज्योग्राफी का
क्या है उस क्वेश्चन में? अच्छा अच्छा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, इट इज नॉट साउथ सूडान, इट इज बेसिकली इथियोपिया। दूसरा स्टेटमेंट है 56 किलोमीटर तक विस्तृत और यह पहली बार 2005 में दक्षिण सूडान में उभरा था। दक्षिण सूडान नहीं, इथियोपिया है वह, फर्स्ट कंट्री वेयर इट इमर्ज्ड। कुछ जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होने वाले एरिया है कल्चर, वो भी कल्चर अगर करंट कल्चर है तब वो खतरा उत्पन्न करेगा, है ना, ट्रेडिशनल कल्चर नहीं। साइंस तो खतरनाक है ही, ऐसे भी साइंस तो एक तो कल्चरल एरिया है करंट वाला, वो डिफिकल्ट हो सकता है। पॉलिटी का जो एप्लीकेशन है, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एरिया है, तो मैंने कहा 299 ऑनवर्ड्स, तो वह दिक्कत कर सकता है। ज्योग्राफी के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, पूरा यूनिवर्स, एक्चुअल पूरा यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से फिर गौरव जी विल टेक सम मोर क्लासेस, जहाँ तक मुझे लगता है। स्पेस, तो स्पेस में रितेश को बोल देता हूँ, ही विल कवर दैट स्पेस। स्पेस नहीं, स्पेस तो पढ़ना, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस तो पढ़ना ही, स्पेस तो स्पेस ही तो भारत की इज्जत बचाए रहता है साइंस में, नहीं। ओशन टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी नहीं, जैसे टाइडल एनर्जी है या उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो मेंस के हिसाब से उसका एस्पेक्ट बताया, बाकी टेक्नोलॉजी नहीं पता। मैं बात करता हूँ रितेश जी से, आई टॉक टू हिम टुनाइट, पूछता हूँ कि स्पेस में, मैं उनको यह कह दूंगा कि मैंने छोड़ दिया है स्पेस आपके लिए, आप उसमें से नई चीज़ें करा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, स्पेस से मैंने कुछ 2-4 ही कराया होगा, ज़्यादा तो कराया नहीं। मेरे साथ उसमें समस्या आती है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ये चूंकि न्यूज़पेपर की बात थी ना, इसलिए मुझे थोड़ी छूट थी, नहीं तो वो छूट रहती भी नहीं, और वो दैट इज नॉट इन माई नेचर ऑल्सो, आई डोंट इंटरफेयर अनवांटेडली। लेकिन स्पेस तो पढ़ना पड़ेगा, स्पेस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे निश्चित। जैसे वन वेब सैटेलाइट है अभी जो लॉन्च हुआ है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ना, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। स्टेटमेंट 2, इनकैपेसिटी इज नॉट देयर, एक ही ग्राउंड है, मिसबिहेवियर। ये भी उसी का उदाहरण है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स। 99 लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए जाने के बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया वही है जो आयोग के, ये तो तीसरा तो सही है ही, गलत पूछा जा रहा है ना, नहीं सही पूछा जा रहा है। उत्तर क्या दिया गया इसका है? केवल 3। तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कर सकती है, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। आवश्यक है यह गलत स्टेटमेंट है। दूसरा जो है उसमें केवल दुर्व्यवहार है आधार, अक्षमता नहीं है। इनकैपेसिटी इज नॉट द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317 अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का एक ही आधार है, वह दुर्व्यवहार, अक्षमता नहीं है। अक्षमता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है, कदाचार आ सकता है। हाँ,
वो इसलिए वो बहुत माइन्यूट सी चीज थी। पर्पस वही है, पर्पस इस टेस्ट को पहले भी मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे पर्पस यह है कि ध्यान हमारा कहाँ जा रहा है उसकी तरफ इशारा किया जाए, और यह भी प्रयास है बाय गॉड्स ग्रेस की कुछ क्वेश्चंस इसमें से टैली करने चाहिए, इस अपेक्षा से बनाए गए हैं टेस्ट ये, है ना। जिसमें उस दिन भी कहा था 80% क्वेश्चंस आई हैव मेड विथ माय ओन हैंड्स, है ना, विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस। मेरा रेफरेंस यही है, भारत का जो संविधान है वो मेरे सामने है, आर्थिक समीक्षा मेरे सामने है, अखबार मेरे सामने है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं स्रोतों से बनाए गए हैं और पर्पस वही है उसका, यू हैव टू शो योर कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द थिंग्स। अभी से वो काम कर दीजिए, हर छोटी चीज पर नजर डालनी है, बहुत कॉशस होकर, भले 4 ही घंटा पढ़ा जाए दिन भर में, लेकिन 4 घंटे में बहुत कंसंट्रेट करके ऑब्जर्व करके चीजों को माइन्यूटली लिख देना। ये काम अभी से 15 दिन करना है। यू आर थ्रू इन प्रीलिम्स, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए ना, ये सब तो आसान क्वेश्चन है ना बेसिकली, लेकिन केवल ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से गलत हो रहे हैं ना, और इसका बहुत अफसोस होगा अगर फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए, बहुत अफसोस होगा ना कि ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में नहीं सुना है, 10 क्वेश्चन होंगे ही होंगे वैसे रैंडमली पिकअप किए गए क्वेश्चन। मान लिया कोई नई टेक्नोलॉजी है, वही पूछा, हो सकता है मैंने सुना ही नहीं हो, तो वो तो गलत होगा ही, ये तो कम से कम सही होना चाहिए ना। तो उसमें उसी को ध्यान रखना है, जितनी भी चीज पढ़ी जा रही है एक और अनुच्छेद उसको देख लीजिएगा इस वर्ष 31A, तो 31A, B और C तीनों देखना है, लेकिन इसको जरूर देख लीजिएगा पूरे अनुच्छेद को। लंबा अनुच्छेद है, बहुत उसमें गहराई में अर्थ नहीं जानना है उसका, लेकिन जो टर्म्स उसमें लिखे गए हैं वो जरूर ध्यान में रखें। जैसे जागीर, मुआफी, इनाम और जन्मम, 4 शब्द हैं उसमें। जन्मम अधिकार केरल में, जागीरदारी सिस्टम पड़ा होगा, जागीर मिलती थी पहले लोगों को, मुआफी होती थी, माफ कर दिया टैक्स हमने, लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया खुश होकर, इनाम में दे दिया जमीन, राइट। तो जो जमीन इनाम में है, जागीर के तौर पर है, और केरल में उसी को जन्मम राइट्स कहते हैं, जन्म से मिलने वाला अधिकार, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वह है, और मुआफी में जो मिली हुई जमीन है उसका भी अधिग्रहण कर सकता है राज्य 31A के तहत। तो अगर पूछ दिया जाए कि जन्मम अधिकार, भूमि से संबंधित जन्मम अधिकार वाली भूमि का अधिग्रहण राज्य कर सकता है अथवा नहीं, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अगेन फॉर ऑब्जर्वेशन। 31, और भूमि सुधार ऐसे भी न्यूज में है हमेशा, किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिक्स हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे कहीं पर भी हो, भूमि सुधार तो न्यूज में रहता ही है ना। तो 31A को उस नजर से देखना है। अब इसमें जो जो अमेंडमेंट है वो ध्यान में रहेगा। पहला अमेंडमेंट इन दोनों का है, ये 25वां संशोधन है, ठीक। इसके तहत 39B और C को प्रोटेक्शन है, उन निदेशक तत्वों को संरक्षण है जो भूमि सुधार से संबंधित हैं, ये लिखा है 31C ने। तो भूमि सुधार से संबंधित यही है दोनों। तो अगर इन दोनों अनुच्छेदों और मूल अधिकार के बीच संघर्ष होता है तो इनको वरीयता मिलती है, यही है ना। एक्सेप्ट आर्टिकल 39B एंड C ऑल आर इक्वल, दोनों पैरेलल हैं, डायरेक्टिव्स और राइट्स। इसमें अगर क्लैश हो जाएगा राइट्स को तो दीज टू विल गेट प्रेसिडेंस, इनको वरीयता मिलती है इसमें। एक तो यह भी देख लेना है, यह भी नेग्लेक्टेड एरिया है छात्रों के द्वारा, नहीं पढ़ते आमतौर पर। हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 से ये 14 से लेकर इधर 30 तक, फिर इधर 31 तो कह दिया है कि 31 के लिए चलेगा 300 का, है ना,
और 31 पहले क्या था और 300A में क्या है, दोनों का अंतर अगर पूछा जाए तब क्या होगा? नहीं, वो तो ठीक है, और अंतर क्या था? पहली बार कब संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाई गई थी? ये सब नहीं पढ़ते ना हम। हमने रट लिया कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, 44वें संशोधन से हमने उसको विधिक अधिकार बना दिया है, और यह भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में लिखा हुआ है। हमारा दायरा यहीं तक है, तो परीक्षक को भी पता है कि इतना ही पढ़ते हैं लोग। मैं इधर उधर उसके चारों तरफ से घूम लूंगा बाईपास करके, तो जिसकी ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी अच्छी होगी ही विल बी फिल्टर्ड। जो इग्नोरेंट नहीं है वो फिल्टर हो गया बहुत आसानी से। उस पर गौर करना है उसको। और क्या दिक्कत? हिस्ट्री तो बन गया होगा मेरे ख्याल से। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ओवरऑल ठीक है, आसान है। क्वेश्चन सब आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। नॉन ऑफ द क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट, दे आर ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग। डिफिकल्ट नहीं है ये। तो जितने हिंट मैंने किए, ये हिंट अपने स्तर पर आने चाहिए पढ़ने के दौरान। जो मैंने अभी कहा ना कि यहां से ऐसे ऑब्जर्व करना है, इस चीज को पढ़ना है, वो अपने स्तर पर डेवलप होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। ये तो मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन कर दिए, यही 100 क्वेश्चन नहीं आएगा ना वहां। बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी अभी। वो चाहे कोई साधारण चीज भी है तो भी उसको देखना पड़ेगा। क्यूरेटिव पिटीशन कहां है? कौन सा क्वेश्चन है? 47। एक केस है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002। उसी केस में लाया गया है कॉन्सेप्ट यह, ठीक है। इसमें लिखा है कि ऐसी याचिका कानूनों में परिभाषित नहीं है और न्यायालय द्वारा इसका निर्वचन किया गया है। केस याद रखना है, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मर्डर केस था, डाउरी मर्डर केस है वह 2002। यही इसी केस में उपचारात्मक याचिका की संकल्पना रखी गई है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इस आधार पर सही है, दूसरा भी सही है। पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने के बाद ही दायर किया जा सकता है। 137 आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय को क्षमता है ना अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करने की। तो रिव्यू पिटीशन हम इसके तहत फाइल करते हैं। अगर उस रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ठीक, तब हम उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे, जिसमें तीसरा पॉइंट लिखा है, इसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें एक नया बिंदु शामिल है और एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है, यह भी प्रश्न है भविष्य का। अभी न्यूज में है, एक 20 दिन पहले की न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट बोथ है सेट की सीनियर एडवोकेट का पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, नया उसमें क्या सुधार होना चाहिए। कौन होता है वरिष्ठ अधिवक्ता? आमतौर पर तो हम मान लेते हैं 70 साल का हो तो वरिष्ठ ही होगा। दिस पोजीशन इज डेजिग्नेटेड बाय कोर्ट्स। कोर्ट उसको डेजिग्नेट करता है एंड ए नोटिफिकेशन इज इशूड बाय ईदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दैट ही शैल बी कंसीडर्ड एज और ही इज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट, ठीक है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिल्कुल नया पॉइंट होना चाहिए उसमें। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है और ये प्रश्न इसलिए है कि जिसको नहीं आता है उसकी यह 3 बात याद रहेगी तो उपचारात्मक याचिका पर प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। इसमें कहीं कोई मैंने इधर उधर नहीं किया कि 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है। ऑल द 3 आर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टू यू। इतनी ही चीज याद रखनी है आपको उपचारात्मक याचिका में।
एक एडिशन क्या था, वो केस है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, केस नहीं पूछा जाएगा आमतौर पर, केस लो। कौन सा ये? तो लॉ और संविधान को कैसे अलग करेंगे? हाँ हाँ, क्या हो, याद रह गया, सही हो गया ना। कहा तो पॉलिटिक्स, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी सेग्रीगेटेड। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो नहीं होगा ना। भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत वाला नहीं। लेखक में कितना का डिफरेंस है, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, एक तरफ लक्ष्मीकांत, दोनों संविधानों में अंतर होगा ना। कौन सा कहा? 76। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? कैसे? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। गुड। While a proclamation of emergency is in operation, the executive power of the union shall extend to the states for all। उल्टा होगा ना, executive power of the state should extend to the union। आपातकाल जब लगा होगा तो भारत संघ हो गया ना, तो संघ की शक्ति राज्य में चली जाएगी कि राज्य की शक्ति संघ में आएगी? इमरजेंसी में और संघ अपनी शक्ति भी दे देगा दूसरे को। हाँ हाँ, खुश हो गए सर देखते ही। संघ की शक्ति राज्यों को नहीं जा सकती ना, राज्य की शक्ति आएगी ना संघ में। क्वेश्चन देख के खुश हो गए। आर्टिकल 353 है यह, 353 दूसरा स्टेटमेंट। बाकी आपके तीसरे टेस्ट का क्वेश्चन मैंने, कल्चर वाला क्वेश्चन इस बार मैंने ही बना दिया है। नहीं, कल्चर से मेरे ख्याल से 5-7 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा तो, लेकिन इस बार मैंने ही बना दिया है कल्चर वाला भी। ठीक है, इतिहास नहीं बनाऊंगा, इतिहास कोई और बनाएगा। बाकी आपके क्वेश्चंस मैंने 50% तो बना दिए हैं। समस्या यह होती है ना कि 5 टेस्ट लेते लेते क्वेश्चन बनाने का जो दायरा है वह भी छोटा होने लगता है। अच्छे स्टैंडर्ड के यूपीएससी के लेवल के प्रश्न बनाने में ऐसा नहीं है कि 20 टेस्ट का सीरीज लॉन्च कर दिया और कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, उसमें क्वेश्चन बनाने में समस्या होने लगती है ना। तो यह भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि अनवांटेड क्वेश्चन बन जाए। ऐसा हुआ है 1 और 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, मतलब उसको गेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। यूपीएससी के क्वेश्चन एक आदमी सेट नहीं करता, दैट एरा इज ओवर। गेस करना नहीं, गेस करना नहीं। मैंने बहुत पहले एक बार क्लास में कहा था कि यूपीएससी स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, कैनॉट प्रेडिक्ट। जो गेस करेगा वो बाहर हो जाएगा। गेस नहीं कर सकते, सेलेक्टिव नहीं हो सकते, या पढ़ लेंगे या छोड़ देंगे, या पढ़ेंगे या छोड़ देंगे, ये काम नहीं हो सकता। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। तभी 3 चरण है ना, तीनों चरण इक्वली डिफिकल्ट हैं। हर परीक्षा में एक से अधिक चरण वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कोई एक ही चरण डिफिकल्ट होता है। ये ऐसी परीक्षा एकमात्र जिसमें तीनों चरण समान रूप से डिफिकल्ट हैं। जिसका पीटी हो जाएगा उसका सदैव मेंस नहीं होगा ना, नहीं होगा, वो अलग है, उसकी समस्याएं चुनौतियां अलग हैं। मेंस हो गया तो उसके बाद भी बहुत गंभीर चुनौती है इंटरव्यू में, कि उसमें 200 आएगा कि 002 आएगा, राइट। तो तीनों उसमें, तो हमें अपना वर्थ प्रूफ करना ही पड़ेगा, बिना उसके सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, गेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन
उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि सिलेबस छोटा रहे। तो अंडरस्टैंडिंग उसका सबसे अच्छा तरीका है। क्रिटिकल थिंकिंग, 50 हाँ, ये तो पढ़ना पड़ेगा। ग्रेटिफिकेशन धारा 123 है। धारा 123 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भ्रष्टाचार के कॉन्सेप्ट में आता है, भ्रष्ट कार्यों के कॉन्सेप्ट में आता है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, आगे लिखा तो है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिवार्ड, सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सभी रूप के नियोजन आते हैं। कुछ भी दे दिया, नॉट ओनली मनी, केवल मनी नहीं है उसमें, मनी के वैल्यू की बहुत सारी चीजें हैं। मान लिया वीडियो गेम दे दिया मैंने 5 लाख का, दैट इज ऑल्सो ग्रेटिफिकेशन। मैं कहूँगा मैंने तो न तो रिश्वत दी है, तो कुछ ऐसा, मैं तो बच्चों के लिए वीडियो गेम दिया है केवल, बाहर है वह। तो वही है ना परितोषण, ये कानून की भाषा है। ये जो भाषा है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओरिजिनल भाषा है। यह यूपीएससी की एक और खासियत है, जो उसने सिलेबस में लिखा है उससे बाहर नहीं जाती वह। जितने टर्म उसमें लिखे हैं सभी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर उसने लिखा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपी एक्ट, तो सेलिएंट फीचर से ही क्वेश्चन आएगा। सेलिएंट फीचर्स क्या है, किस काम के लिए वह अधिनियम बनाया गया, मूल उद्देश्य उसका क्या है ना। उसके बाद निर्वाचन के निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के लिए कौन सा प्रावधान है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में भ्रष्टाचार बहुत गंभीर मुद्दा होगा, तो भ्रष्टाचार हो गया। निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष कराएगा कौन, तो निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का प्रावधान पढ़ा जाएगा। तो ऐसे 4-5 प्रोविजन हैं उसके जो याद होने चाहिए। यू विल गेट द क्वेश्चन, है ना। बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे तो बन जाएगा, नहीं तो अगर परितोषण समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा, हैं? ओरिजिनल चीजें इसीलिए पढ़ने के लिए कही जाती है ना। सरकारी भाषा कब समझ में आएगी, जब सरकार की दस्तावेज पढ़ेंगे तब ना। सरकार का दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उसकी भाषा समझ में आएगी। हम लोग इसको उपहार बोलते हैं साधारण भाषा में। कानून, लीगल वर्ड इज समथिंग डिफरेंट। उपहार और परितोष में डिफरेंस है लीगली, आया समझ में। तो कानून की भाषा में उपहार नहीं लिखा जा सकता, अर्थ बदल जाएगा उसका। तो वहां उसकी व्यवस्था है कि परितोषण ही लिखना होगा उसको। जैसे संविधान में लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे, हम उसको कहते हैं धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। प्रस्तुत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। पुनः स्थापना को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। व्हेन यू से पुनः स्थापना, इसका मतलब पहली बार प्रस्तुति हो रही है उसकी। अगर प्रस्तुत करने लिख दी, इसका मतलब है कि इट इज सेकेंड टाइम। पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया हमने। तो लीगल लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, और सरकार की भाषा होगी वो कानून और प्रशासनिक भाषा ही हो सकती है, तीसरी भाषा होती ही नहीं सरकार की। इसलिए समस्या आ रही है भाषा को समझने में। मैंने वही भाषा यूज की है हर जगह, पूरे प्रश्न में, जो आधिकारिक भाषा है वह। अपनी भाषा में अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, हाँ, तब बन जाएगा। तो सबको लगेगा कि बहुत अच्छा टेस्ट लिया सर ने, 180 आया 200 में, वहां तो 100 आ ही जाएगा। यहां कुछ लोगों को 2% भी मार्क्स आए हैं, 2%, फिर भी हिम्मत है उसको। तो भाषा पर गौर करने के लिए तो सरकारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सरकार की वेबसाइट की भाषा पढ़नी, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। आर्थिक समीक्षा अगर पढ़ी ओरिजिनल तो उसकी भाषा देखें कैसी भाषा है उसकी। नहीं, कई बार कंफ्यूजिंग है बहुत। और अगर क्लास में एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट
सरकारी भाषा के सरकारी भाषा आएगी तब ना। मतलब यदि कोई पूछता भी है तो अच्छाई ये है कि अपने गांव की भाषा में नहीं पूछता तो बस चले तो वो भी भाषा यूज करने लगेगा है? हाँ। तो सरकार की भाषा तो पढ़नी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प कैसे विकल्प निकला? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आईएएस बन के फिर आईएएस बनना है ना, साधारण पद तो है नहीं। आईएएस जब बन जाएंगे तब कहेंगे कि नहीं मुझे रोकता कौन, इतना टैलेंट, मुझे तो केवल परीक्षा देने भर की देरी थी। लेकिन उसमें जो डिफरेंस तो दिखता है ना, जो सिलेक्टेड है वो भीड़ से तो अलग होता ही है, वह नहीं होगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा उसका। वी हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। 5 लाख लोग अगर दे रहे हैं तो उसमें से एक ही 1000, 1100, 800, 900 यही लोग आएंगे ना लिस्ट में, उनको तो भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा। पहले आसान था, अब डिफिकल्ट हो गया है। अब डिफिकल्ट इसलिए हो गया है कि हमने स्रोत बहुत बढ़ा लिए हैं अपने, और वह हमसे संभाल में नहीं आ रहा। इतनी पत्रिकाएं, मैगजीन और अखबार, किताब, नोट्स, इतनी चीजें हो गई हैं कि वो फ्रस्ट्रेट करा रही हैं। अब ये पढ़ें कि वह पढ़ें, कि वह पढ़ें कि उसको पढ़ें, है ना। पहले के छात्रों के पास स्रोत कम होते थे तो वर्टिकल डेप्थ बढ़ता था उनका। अब हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया, डेप्थ कहीं आ ही नहीं रही है, उतना समय नहीं है, इतनी चीज पढ़नी है, इसलिए समस्या हो रही है। इसलिए हमेशा कहता हूं ना मैं कि वो सीमित होना चाहिए। जितना सीमित करेंगे उतना लाभ है, जितना कम पढ़ेंगे उतना लाभ है। Read as less as possible, but go vertically deep. Try to understand. आज भी तो क्लास में कुछ कुछ बोला है ना, ब्रेन टीजर होना चाहिए। हम कहाँ विचार करते हैं कभी ऐसे? जो हमने आंसर दिए क्लास में, मान लिया लोक लेखा समिति पर, वो किसको नहीं आता होगा जो तैयारी कर रहा है? टेल मी। सबको आता होगा। हाउ आर यू डिफरेंट? कैसे अंतर होगा? अगर मेंस में आंसर लिखा है और सबने वही लिखा तो किसको ज्यादा नंबर दूं मैं? कुछ तो अंतर लाना पड़ेगा ना वहां, कि नहीं 10 कॉपीज में से एक कॉपी ऐसी है जो थोड़ा नई चीज लिखा है। तो रटा हुआ है कि 22 सदस्य होते हैं, यहां से होते हैं, ऐसे ये काम करती है, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा, सबने तो वही लिखा। तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम क्राउड? ये सोचना चाहिए ना हमेशा अपनी पढ़ाई पर, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। तो उधर ध्यान जाएगा तो उसका लाभ होगा ही होगा। ठीक है, और कुछ है मेजर? हाँ, सब तो पूछ ही लिया। हाँ? हाँ? कौन सा? डेड एंड है, जहां से आगे रास्ता नहीं है, मृत अंत वाली सड़क, डेड एंड हो गया ना, अंग्रेजी में होगा ना, स्ट्रीट विथ अ डेड एंड। जहां मान लिया गली में जा रहे हैं, आगे दीवार है, आगे रास्ता बंद हो गया, उसको कहते हैं। ठीक है, अगला टेस्ट फिर 16 को है ना? है? 16 को है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर देखता हूं इसमें से कुछ होगा, बाकी क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछ लेना व्हाट्सएप पर अगर कोई और दिक्कत आएगी तो। ठीक।